नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पे। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड बंद दरोगा की जो बायोलॉजी की हमने सीरीज चला हुई थी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम हॉल के अंदर देखने को डायरेक्टली मिलने वाले हैं। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं जो कि एसएससी, रेलवे, उत्तराखंड और अलग अलग स्टेट में जो एग्जाम होते हैं उनसे क्वेश्चन उठाए गए हैं। और कैसा कैसा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पर रखा गया है। अभी हमने बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर रखी है और कल ही से आपको फिजिक्स की क्लास भी देखने को मिलेगी। मॉर्निंग समय में आपको पहले बायोलॉजी की क्लास मिलेगी 20 मिनट के अंदर और इवनिंग में आपको फिजिक्स की क्लास देखने को मिलने वाली हैं। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रखे हैं तो बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको प्रदान किया जा रहा है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। अपना जो सिलेक्शन है, अपना जो माता पिता का सपना है, आपका जो अपना सपना है उसे साकार करने के लिए 1 सेकंड का समय लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे ही चैनल सब्सक्राइब करते हैं आपके पास कोई भी जो नोटिफिकेशन रिलीज होती है सबसे पहले इंफॉर्मेशन इस चैनल पर दी जाएगी और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका जो सपना है उसे साकार करिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कराने का टारगेट रहता है। बहुत कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपसे बोला था कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मात्र एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने इसका आंसर दिया था, ठीक है। बाकी लोग मुझे नहीं पता कि अंत तक बने रहते हैं या नहीं बने रहते हैं, लेकिन अगर आप अंत तक नहीं बने रहते हैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर सिलेक्शन लेना है मेरे दोस्त, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर देखिए, डीएनए का एक घटक है। बोल रहा है जो डीएनए है उसका किसका एक घटक है, पूछ रहा है भैया माइटोकॉन्ड्रिया। एक स्टूडेंट ने आंसर दिया था माइटोकॉन्ड्रिया, एक ने दिया था ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए का एक घटक होता है भैया, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। अगर आंसर आता न्यूक्लियन, ठीक है, अगर आंसर आता है न्यूक्लियोसाइड या फिर जो उसका न्यूक्लियस होता है वो भी क्या होता है, डीएनए का एक घटक होता है। तो याद करना, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नंबर 2 पर क्लोरोप्लास्ट होता है और नंबर 3 पर हमारा क्या होता है, नाभिक होता है या न्यूक्लियोसाइड, कुछ भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी इसका क्या था, राइट आंसर था। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज की सीरीज बहुत बेहतरीन है। आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिस टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन। भैया पोषक तत्व क्या होते हैं, वहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बीच में बन सकते हैं, उन्हीं चीज़ों की आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन सी का दूसरा नाम है। भैया विटामिन सी का दूसरा नाम क्या होता है, क्या खत्म होता है, पायरिडॉक्सल होता है, पायरिडॉक्सामाइन होता है या एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी एक पानी में घुलनशील विटामिन है। आप ध्यान देंगे कि बी और सी जो विटामिन हैं वो पानी में घुलनशील हैं। बाकी जो सारे हमारे क्या हैं विटामिन हैं, ए, डी, ई, के, एच, ये सारे के सारे जो विटामिन होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं और ये 2 के 2 विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है और विटामिन सी हमारा क्या होता है, जो भी खट्टे फल होते हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के काम में आते हैं। आपने देखा होगा किसी को भी अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो उससे खट्टे फल खिलाए जाते हैं जिससे उसकी इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाता है, बूस्ट होता है। तो भैया विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी पानी में घुलनशील है। ए, डी, ई, के, एच विटामिन वसा में घुलनशील हैं और यहाँ पर इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये हो गया। अगले उस पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आज की क्लास का आपका अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है किन घटकों को अक्सर शरीर का निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और मजबूती में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है किन घटकों को अक्सर शरीर का निर्माण खंड कहा जाता है, जो शरीर का क्या करता है मेरे दोस्त, निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, और मांसपेशियों के जो ऊतक होते हैं व्यायाम के बाद उनको मजबूत करता है और उनके महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसे हम बोलते हैं प्रोटीन। क्या कहते हैं, प्रोटीन का काम यही होता है। हम क्या करते हैं, जिम जाते हैं, जिम लेने के बाद हम बोलते हैं ना प्रोटीन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं। जो मांसपेशियां हमारी होती हैं, जो हमारी क्या होती हैं, बॉडी की मांसपेशियां होती हैं, उनको क्या करता है, बिल्ड करता है। ठीक हो गया, जो हमारे बॉडी के पार्ट है उसे क्या करता है, रिपेयर करता है, किसको, टिश्यूज को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सम्मिलित है। इनमें से कौन सा गलत है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जामिनर दे रहा है। पहला कहता है लैक्टोज दूध में पाया जाता है क्या। मेरे दोस्त बिल्कुल सही बोल दिया है, लैक्टोज तो दूध के अंदर पाया जाता है। क्या स्टार्च अंडे की जर्दी में पाया जाता है। नहीं मेरे दोस्त, स्टार्च अंडे की जर्दी में नहीं पाया जाता है। फैक्ट्रोज अंगूर में पाया जाता है। हाँ, जो फैक्ट्रोज होता है यह सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है जो कि फलों में पाया जाता है। मैं जो जो चीज़ें बोल रहा हूँ उन चीज़ों को बिल्कुल नोट करते रहना मेरे दोस्त। एग्जाम हॉल के अंदर डायरेक्टली आपको चीज़ें मिलेंगी। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। उनमें से जो सबसे मीठा होता है वो होता है फ्रक्टोज, और ये मीठे फलों में, ये फलों में पाया जाता है, जैसे अंगूर, ये सारे फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है। ठीक है, ये भी सही बोल दिया है। अगला है माल्टोज, गेहूँ का, कॉर्नमील तथा जौ। बिल्कुल सही बोल दिया है। जो माल्टोज होता है गेहूं, कॉर्नमील और जौ के अंदर पाया जाता है, तो ये भी सही दिया है। क्वेश्चन क्या था, कौन गलत सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। स्टार्च अंडे की जर्दी में नहीं पाया जाता है, अंगूरों में फ्रक्टोज पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, माल्टोज गेहूं और कॉर्नमील में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है दूध में मात्रात्मक और पोषण दोनों दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन घटक कौन सा है। जो गोजातीय दूध में कुल प्रोटीन का लगभग 80% होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा इस क्वेश्चन को। भैया बोल रहा है कि कुल प्रोटीन का 80% पाया जाता है, वह कौन सा है। क्या एक्टिन है, एल्बुमिन है, पित्त का एक प्रधान अंश है, या कैसीन है। भैया राइट आंसर हो जाएगा जो कैसीन है। ये क्या होता है, पोषण जो हमारा क्या है, दूध में मात्रात्मक और पोषण दोनों वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोटीन का घटक होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कैसीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, कैसीन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा डी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं पोषण से। आप कहोगे गुरुजी ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम हॉल के अंदर देखने को मिलते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो एसएससी के अंदर, जो रेलवे के अंदर, जो स्टेट के अंदर एग्जाम होते हैं उनमें से क्वेश्चन छांट के लिखे गए हैं। उस सूजन की स्थिति का क्या नाम है जो विटामिन B2 की कमी के कारण मुंह के कोनों में दरारें और पपड़ी बन जाती हैं। विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है भैया। मुंह के कोनों में आपने देखा होगा जो हमारा क्या है मुंह है उसके कोनों में यहाँ ऐसे पपड़ी जैसी बन जाती है और दरारें बन जाती हैं। ये विटामिन B2 की कमी से रोग होता है। और इस रोग को हम क्या बोलते हैं, चिलोसिस बोलते हैं, सोरायसिस बोलते हैं, पीती बोलते हैं, एटोपिक डर्मेटिस बोलते हैं। भैया जो इसको बोलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। विटामिन B2 की कमी से जो रोग होता है, दरारें और पपड़ी पड़ जाती हैं मुँह में, इसे बोलते हैं चिलोसिस। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, चिलोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिलोसिस बोलते हैं। ठीक हो गया, विटामिन B2 की कमी से चिलोसिस रोग होता है, ये भी आपको याद करना है मेरे दोस्त। याद रखना विटामिन B के अंदर कितने विटामिन आते हैं, 8 विटामिन आते हैं। उन 8 विटामिनों के नाम लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। पहला होता है B1, दूसरा होता है B2, तीसरा होता है B3, उसके बाद B5, B6 होता है, B7 होता है, B9 होता है, सॉरी B9 नहीं होता है, B10 होता है और B11 होता है। B10 होता है, B11 होता है। B7 को ही हम विटामिन H का नाम देते हैं मेरे दोस्त। विटामिन H का हम क्या देते हैं, नाम देते हैं। तो विटामिन 7 बोले या विटामिन H बोले, बात क्या है, दोनों की एक ही है। तो विटामिन B के अंदर कितने विटामिन आते हैं मेरे दोस्त, 8 विटामिन आते हैं। ये क्वेश्चन को याद रखना, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैं चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है दूध में कौन सा विटामिन पाए जाते हैं। भैया दूध के अंदर कौन से विटामिन पाए जाते हैं मेरे दोस्त, याद रखना। दूध के अंदर विटामिन सी पाया जाता है क्या, नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी कहाँ से पाया जाएगा भाई, दूध के अंदर विटामिन सी कहाँ से पाया जाएगा। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाएगा। A, B, D, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा डी। अब देखो कुछ चीज़ें एग्जाम हॉल के अंदर ऐसी होती है ना, मैं अभी आपको बहुत कुछ बताऊंगा एग्जाम से पहले कि कैसे हमें ओएमआर सीट भरनी होती है, अगर हमें क्वेश्चन नहीं आया तो हमें क्या करना है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले पता होनी चाहिए। मैं आपको चीज़ें धीरे धीरे सब कुछ बताते रहूँगा। आपका अपना बड़ा भाई हूँ, जो भी आप मुझे मानते हैं, लेकिन आपको जो भी डायरेक्शन दूंगा एकदम सही डायरेक्शन दूंगा। तो देखो अब आपको खुद सोचना है भैया, सी यहाँ तीनों में है। आप देखो, आप सोचिए कि विटामिन सी तो खट्टे फलों में पाया जाता है भैया,
दूध में कहाँ से पाया जाएगा? दूध में नहीं पाया जाता है। तो सब में सी था तो सबको कट कर दिया, ऑप्शन ए की बचा। ए, बी और डी विटामिन ए दूध के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, विटामिन डी तो पाया ही जाता है, ये तो बहुत अच्छा स्रोत है, डी सब में दिया हुआ है, देख लेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक एक प्रमुख आवश्यक लिम्फोफिलिक वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? भैया वसा में घुलनशील विटामिन अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, और मैंने आपको वसा में घुलनशील विटामिन भी बताया था। मैंने आपको बताया था कि जल में घुलनशील विटामिन। तो अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, यहाँ पर कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है। भैया वसा में घुलनशील बताइए, मैंने बताया था मैंने बताया था बी और सी तो किस में होता है? ये बी और सी तो किस में होता है? पानी में घुलनशील होता है। और वसा में घुलनशील क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है कीड़ा, मतलब ए सी नहीं, ए डी ई के और जिसे B7 बोलते हैं H, ये सारे विटामिन किस में घुलनशील होते हैं? वैसे H भी यहाँ पर हटा दोगे तो भी चल जाएगा। ये सारे के सारे वसा में घुलनशील हैं। तो क्वेश्चन देखो, अब इसमें से A भी दिया है, D भी दिया है, E भी दिया है। भैया C तो ऑप्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि C तो पानी में घुलनशील है। किस में घुलनशील है? पानी में घुलनशील है। तो अब यहाँ पर बोला है कि झिल्ली की सुरक्षा, कोशिका झिल्ली की तो सुरक्षा करता है, ठीक हो गया। और इसके बाद लाल रक्त कोशिकाएं जो हमारी क्या है? WBC हैं, ठीक है, RBC हैं जो, ठीक है, उनके निर्माण की आवश्यक एक प्रमुख आवश्यक लिम्फोफिलिक वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो भैया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 46 का जो ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना है इन क्वेश्चनों को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी क्लास के लिए, आपके एग्जाम के लिए। इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है। पानी में घुलनशील बी और सी, वसा में घुलनशील ए डी ई के। चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अमीनो एसिड को अक्सर डेडेस के निर्माण खंडी के रूप में जाना जाता है। भैया चीनी, कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन? बोल रहा है जो एमिनो एसिड होते हैं, उसको उससे क्या निर्माण होता है, उससे क्या बिल्ड होता है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। क्या चीनी शुगर बनती है, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, फैट बनता है, या फिर बनता है मेरे दोस्त प्रोटीन? तो याद रखना, अमीनो जो एसिड होते हैं वो प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इनसे ही किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। ऑप्शन यहां पर आ जाएगा प्रोटीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है हमारे भोजन में स्टार्च और चीनी डेडेस के रूप में है। भैया जो हमारा भोजन होता है उसमें स्टार्च और जो शुगर होता है हमारे फूड के अंदर, वो किस रूप में रहता है? क्या प्रोटीन के रूप में रहता है, क्या फैट के रूप में रहता है, विटामिन्स के रूप में रहता है, या फिर रहता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में? मेरे दोस्त आप बोलोगे स्टार्च और चीनी, ठीक है, ये किसके अंदर रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर रहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों से मिलकर बना है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था मेरे दोस्त, 8 विटामिन इसके अंदर होते हैं। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B10 और B11। ठीक हो गया, B7 को ही हम नाम देते हैं विटामिन H का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से बनता है? भैया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है जो प्रोटीन है वो कितने अमीनो एसिडों से मिलकर बना होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो प्रोटीन है अमीनो एसिड से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन घुमा दिया है कि प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से बनता है। जब कितने अमीनो एसिड बनेंगे उसके बाद प्रोटीन बनेगा। मेरे दोस्त राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 इसका राइट आंसर। जब 20 अमीनो एसिड बनते हैं, ठीक है, तभी हमारा प्रोटीन बनता है। ठीक हो गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशन स्टोर मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम? भैया बोल रहा है इनमें से वो कौन सा पोषण है जो प्रति ग्राम में अधिकतम ऊर्जा को क्या कर सकता है? संग्रहित कर सकता है। क्या वो प्रोटीन है, विटामिन है,
वसा है या चारा, ठीक है। वो कौन सा है जो प्रति ग्राम 1 ग्राम के अंदर, प्रति ग्राम मतलब 1 ग्राम के अंदर अधिकतम ऊर्जा को संग्रहित कर सकता है मेरे दोस्त, वो फैट है, उसे हम बोलते हैं वसा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है? भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा विटामिन है जो ऑस्टियोपोरोसिस से क्या है, संबंधित है? ये एक हड्डियों का रोग होता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों का रोग होता है, याद रखना। ऑस्टियोपोरोसिस किसका रोग है? एक हड्डियों का रोग है, ठीक है। ये हड्डियों का रोग है मेरे दोस्त। जैसे ही आपको हड्डी समझ में आया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विटामिन डी है वो हड्डियों से ही संबंधित होता है, जिसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। और जो पांव हाथ होते हैं वो थोड़े से किसी के टेढ़े होते हैं, किसी कुछ, तो वो विटामिन डी की कमी के वजह से होते हैं, जिसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, विटामिन डी ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर में दोस्त हो जाएगा। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग डैश मैग्नीशियम होता है। बोल रहा है जो एक मनुष्य है, जो एक सामान्य वयस्क मनुष्य है, अडल्ट ह्यूमन है, उसके अंदर जो मैग्नीशियम होता है मेरे दोस्त वह कितना होता है? 20 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम या फिर 25 ग्राम। अब ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल के अंदर आ जाएंगे, बताइए कितने खतरनाक ये क्वेश्चन है। तो 25 ग्राम, जो 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है वो एक मनुष्य, एक वयस्क मनुष्य के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। मेवे, वनस्पति तेल और मछली डैश के समृद्ध स्रोत हैं। भैया बोल रहा है कि मेवे, ठीक है, नट्स और वनस्पति तेल, वेजिटेबल ऑयल्स और मछली और फिश के अंदर किस प्रकार का सोर्स रहता है, जो रिच सोर्स है वो किसके अंदर रहता है दोस्त? कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ, विटामिन या ओमेगा 3 फैटी एसिड? भैया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है उसके अंदर मेवे, वनस्पति और मछली का जो समृद्ध रहता है स्रोत, वो क्या रहता है, बहुत महत्वपूर्ण रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, ठीक है। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि जब भोजन ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है तो इसे क्या कहा जाता है? बोल रहा है जो ग्लूकोज है, ठीक है, जब भोजन ग्लूकोज का विघटन मतलब होता है टूटना, ठीक है, चीज़ों का क्या होना, अलग होना, सेपरेट होना, ब्रेक डाउन होना ऑक्सीजन के उपयोग के बिना। भैया जो खाना है, जो ग्लूकोज है, जो हमारा फूड है, जो ग्लूकोज है, वो बिना ऑक्सीजन के ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एरोबिक श्वसन कहते हैं, कोशिकी श्वसन कहते हैं, केशिका श्वसन कहते हैं या फिर अवायु श्वसन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है, इसको बोलते हैं अवायु श्वसन। क्या बोलते हैं? अवायु श्वसन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट। शायद आपको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी और ऐसी चिड़िया की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। अभी एक घटना मेरे साथ घटी, उसके बाद थोड़ा सा बहुत बुरा ये लगा कि एक छोटी सी चिड़िया थी जो कि मेरे जो कोचिंग है इसके जस्ट बाहर से, ठीक है, कोने पर उसने एक घोंसला लगाया हुआ था और उसके बच्चे बहुत छोटे छोटे, शायद उसके बच्चों को 8 से 9 दिन हो रहे हैं और वो मेरे कमरे पर आ रही थी, ठीक है, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, ऊपर पंखे लगे हुए थे। चिड़िया उस रूम पर अचानक से आई, ठीक है, उसको भी पता नहीं चला, हमें भी कुछ पता नहीं चला, अचानक दरवाजे से उड़ के आई और सीधे पंखे से लगी और वहाँ पर ही वो समाप्त, ठीक है। बहुत देर उसको कोशिश करी जीवित करने की, पानी पिलाया लेकिन नहीं। अब उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी प्राणी हो, जब उसकी माँ थोड़ी देर तक घर नहीं आती तो उदास होने लग जाते हैं। तो उनकी माँ उसके साथ ही रहती थी, मैं देखते रहता था कि क्या कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी चीख रहे हैं। जैसे उनकी माँ आती थी तो चिल्लाने लग जाते थे। तो बहुत समय, अभी 1 से 1.5 घंटा हो चुका है तो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। तो उस समय से थोड़ा मन उदास भी था, मन नहीं भी था पढ़ाने का, लेकिन सोचा कि अगर नहीं पढ़ाऊँगा तो बच्चों का भी लॉस हो जाएगा। फिर सोचा कि कोई बात नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना। अब किसकी क्या गलती भाई? अचानक चिड़िया अंदर आई और सीधे पंखे से टकरा के मर गई। अब इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं, उस चिड़िया की भी गलती नहीं। अब गलती किसकी है? चलो जो भी हुआ, अब क्या ही कर सकते हैं, जो हुआ वो हो गया। लेकिन आपको पढ़ना है। अगर ऐसी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं, वैसे बहुत कम आवाज़ें आ रही होंगी तो माइक लगा रखा है, लेकिन फिर भी अगर आवाज़ें आ रही होंगी मेरे दोस्त, उसे थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। ये परिस्थिति हर किसी के साथ होती है और आप
इसके बारे में मैं क्या ही कहूँ, ठीक है, ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर भोजन सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है। भैया कौन ऐसा है जो भोजन को, ठीक है, बोल रहा है विच ऑर्गन्स अमंग द फॉलोइंग ब्रेक्स डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्जॉर्ब्स इट। बोल रहा है कि वह कौन सा जीव है जो खाने को अपने शरीर के बाहर तोड़ता है, उसके बाद उसे ग्रहण करता है। भैया उसे क्या कहते हैं, जू कहते हैं, जोंक कहते हैं, टिक कहते हैं, उसे बोलते हैं ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, ईस्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 56 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस स्रोत के मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स डज द ब्रेन गेट्स एनर्जी। भैया जो हमारा मस्तिष्क है उसको ऊर्जा कौन पहुंचाता है, एमिनो अम्ल पहुंचाता है, एमिनो एसिड पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। भैया न्यूक्लिक एसिड नहीं, वसायुक्त अम्ल नहीं, शर्करा नहीं पहुंचाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। ये आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी गंडमाला का सबसे आम कारण है। भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है, गंडमाला का सबसे आम स्रोत है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक मिनट मेरे दोस्त थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन मुझसे मिस्टेक हो गया, मुझे याद पता नहीं है ना, कभी इंसान खो जाता है कहीं, कोई बात नहीं। एक मिनट, याद आया कि मस्तिष्क को ऊर्जा तो शर्करा पहुंचाता है भाई, अमीनो एसिड कहाँ से पहुंचाता है, ठीक है। ध्यान देना, फिर से क्वेश्चन पढ़ना मेरे दोस्त। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 57 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है। जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा ब्रेन है, इसको ऊर्जा कौन पहुँचाता है मेरे दोस्त, ग्लूकोज पहुँचाता है, शर्करा पहुँचाता है। आपसे सॉरी कहना चाहूँगा, मिस्टेक से आपको मैंने अमीनो अम्ल बता दिया, जो कि आंसर गलत हो जाता। अभी एक क्वेश्चन कल की क्लास में भी थोड़ा सा मिस्टेक था, उसे भी सुधारूंगा, ध्यान देना। भैया मस्तिष्क को ऊर्जा कौन पहुंचाता है, शर्करा पहुंचाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो शर्करा होता है, जो ग्लूकोज होता है, वो एकदम इंस्टेंट एनर्जी हमें देता है, ठीक है, बहुत जल्दी हमको एनर्जी प्रदान करता है। इसी वजह से रनिंग करने के बाद कोई भी चीज़ हमें होती है तो हम बोलते हैं ग्लूकोज खिलाओ, क्यों, उससे इंसान के अंदर जल्दी एनर्जी मिलती है, ठीक है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से गंडमाला का सबसे आम कारण है। भैया गंडमाला जो रोग होता है वो किसकी वजह से होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, गंडमाला रोग किसकी कमी किस कारण होता है। आप बोलोगे आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, गंडमाला रोग होता है, ठीक है, गोइटर्स जिसे हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। पोषण के स्वपोषी रूप के लिए, भैया मैंने बताया था पोषण स्वपोषी और विषमपोषी दो के दो होता है। सब कुछ आपको जब मैंने बायोलॉजी पढ़ाई थी तो वहाँ सब कुछ बता दिया था। तो पोषण के स्वपोषी रूप के लिए डैश आवश्यक है। क्या आवश्यक है, क्या क्लोरोफिल और ऑक्सीजन तो आवश्यक है, लेकिन क्लोरोफिल तो आवश्यक है। पोषण के स्वपोषी के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मीथेन इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे दोस्त। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से इंपॉर्टेंट होगा, अगला देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल CO2 इंपॉर्टेंट है, पानी इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, और सूर्य का प्रकाश भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। तो इसका मतलब जो पोषण के स्वपोषी जो होता है हमारा न्यूट्रिएंट से होता है, उसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, पानी H2O, क्लोरोफिल Cl, ये तो भैया क्लोरोफिल कहाँ से हो जाएगा, ये तो क्लोरीन हो जाएगा, है ना, क्लोरोफिल, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश की हमें आवश्यकता होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पोषण तत्व का प्रकार पोषण तत्व सही है। मैक्रो न्यूट्रिशन आयरन में होता है, सूक्ष्म पोषण तत्व कैल्शियम। भैया आपको इसका आंसर होमवर्क है। मैं हमेशा लास्ट क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, अगले दिन जब पहली क्लास होती है तो वहाँ पर चीज़ों को बताता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन, 1 मिनट के लिए आप रुकना। कल का एक क्वेश्चन था जहां पर मैंने चीज़ें गलती से क्वेश्चन गलत हो गया था, जल्दी से हम देख लेंगे।
ये रही पीडीएफ कल की। और इस पे एक बच्चे ने कुछ कमेंट किया था, उस कमेंट को देखना चाहूँगा। 36 क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन गलती से मुझसे गलत हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने बाद में पिन कर दिया था। लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो ध्यान से देखेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निष्पाद प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका साफ रखने में मदद करती है, जिसे हम बोलते हैं आत्मघाती थैली। वो खराब चीज़ों को क्या कर लेती है, खा लेती है या सुखा देती है या नष्ट कर देती है। इसी वजह से उसे आत्मघाती थैली को बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम। क्या कहते हैं, लाइसोसोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल गलती से मैंने गोल्जी दे दिया, गोल्जी तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा। गोल्जी को तो हम क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, ये पैकेट बनाता है और चीज़ों को आगे को भेजता है, तो संदेश को आगे की ओर भेजता है। ठीक है, लाइसोसोम आपको बता दिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है ये आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो ये तो रही आज की सीरीज। अब आगे को देखिए हमारे पास कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं। इसके बाद मैंने पूरी पीडीएफ तैयार कर रखी है, क्लोरेला किस पोषण तत्व से भरपूर। कल सब हम पोषण तत्वों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहना। मैंने बोला कि अगर आप मेरे साथ बने रहोगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को रट लेना है, बिल्कुल ऐसा रट लेना है, एग्जाम हॉल के अंदर आएंगे तो गलत नहीं करना है। एक बच्चे का प्यारा प्यारा कमेंट आपके देखने को मिलते हैं मेरे पास। एक बच्चे का फिर SMS आया कि सर अभी सब लोगों ने बैच लिए हुए हैं, आप ऐसा करिए, आप 20 मिनट की क्लास मत पढ़ाइए, आप 50-50 मिनट की क्लास पढ़ाइए, और इससे हमारा केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों कवर हो जाएंगे। मेरे दोस्त, आप सारे सब्जेक्टों की चिंता मुझे है, मैं सब चीज़ पर वर्क कर रहा हूँ। मेरे लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक एक 1.5 घंटे की वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत बिजी रहता हूँ। मैंने हर बार आपसे बोला है, अभी भी आप देख रहे होंगे बहुत अंधेरे में मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, बहुत रात, इस समय रात हो चुकी है, सब सो चुके हैं, इस समय वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास भी समय का अभाव है। लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं कल से आपको फिजिक्स की वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। ये मेरा वादा आपसे रहा। बस आपको मेरे साथ पढ़ते रहना है, चीज़ों को सपोर्ट करना है। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चनों को प्रीवियस ईयर हैं, इनको सॉल्व करना है। और जो अपना सपना है, अपने माता पिता का सपना है, उसे खोना नहीं है। आपके सामने लक्ष्य है, इस समय बिल्कुल भटकने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सामने लक्ष्य है, उस लक्ष्य को एकदम तीर बनाकर उड़ा दो और सिलेक्शन ले लोगे। उसके बाद जो भी करोगे वो आपकी मर्जी है, आपसे कोई मना करने वाला नहीं है। ठीक है, आपको मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आ रहा है। बहुत सारे बच्चों के प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, और आपके जो ये प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं वही मुझे मोटिवेशन देते हैं। मैं यही आपसे कहूँगा कि अगर आपके पास लास्ट में क्लास पढ़ने के बाद समय हो तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट अपने भाई के लिए लिख सकते हो, जिससे मुझे उन कमेंटों को पढ़कर और आपके लिए चीज़ों को करने का अंदर से साहस आए, और मैं आपके बीच में हमेशा बने रहूं। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।